गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों अपने अध्याय नंबर 16 में प्रश्नावली 16.3 चल रही थी। उसमें अपने पास 7 क्वेश्चन हो चुके थे। आज बात करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन क्या है अपने पास? 8वां क्वेश्चन है कि अपने पास दो शंकु हैं, उनके आधार का व्यास समान है। दो शंकु हैं, उनके आधार का व्यास समान है और उनकी हमें अपने पास जो व्यास समान है और उनकी जो तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 5:4। 5:4 अपने पास उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 5:4। यदि छोटा शंकु है उस छोटे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने पास 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप बताइए। ठीक है, तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है। दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है। ठीक है, दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है। ठीक है, यदि उनके तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात, उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 कितना देखा है अपने पास? 5:4 है। ठीक है यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे सिंपल सवाल है, हमें बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, छोटे का दे रखा है, तो आप क्या करो, उनका आधार का व्यास समान है तो दोनों की त्रिज्याएं भी समान है। आया कि नहीं आई बात समझ में? अपने पास दो शंकु हैं, उनकी त्रिज्याएं समान है। अब आपको पता है जो बड़ा शंकु है उसकी तिरछी ऊंचाई ज्यादा है, और जब बड़ा शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्यादा है तो इसका मतलब जब भैया एक तो छोटी टोपी होती है, एक बड़ी टोपी, मान लो एक तो छोटा कोण होता है और एक बड़ा कोण होता है। यदि उसकी तिरछी ऊंचाई ज्यादा है, बड़े कोण का मतलब शंकु की, यदि बड़े शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्यादा है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्यादा आएगा, कम आएगा? ज्यादा ही आएगा। आई बात समझ में? क्योंकि जब उसका तिरछी ऊंचाई ज्यादा है तो उसका पृष्ठ भी ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर सीधी सीधी बात है, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ज्यादा होगा। ये तो कंफर्म हो गया। व्यास दोनों का समान है, आधार का व्यास, इसलिए त्रिज्याएं भी बराबर समान है। बस ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, तो बड़े की ऊंचाई 5 है, छोटे की ऊंचाई 4 है। ठीक है, चलिए आप यहां से लिख लीजिएगा हल कि पहले तो दिया हुआ क्या है, यहां पे अपने दिया हुआ है कि दोनों शंकुओं के आधार का व्यास समान है, तो आप लिखेंगे इसलिए दोनों शंकुओं की त्रिज्याएं भी समान होंगी। अपन मान लेते हैं कि एक की R1 थी तो दूसरे की R2। ठीक है, वो क्या होगी? R के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिख लो, पहले दिया है। चलो आप मान लो, पहले माना कि दोनों छोटे शंकु व बड़े शंकु व छोटे शंकु की त्रिज्याएं आप ले लो। यहां पे त्रिज्याएं, व्यास ले लो चाहे त्रिज्याएं ले लो, त्रिज्याएं व व्यास क्रमशः, त्रिज्याएं व ऊंचाइयां। ठीक है, चलो आप इसे लिखो, बड़े शंकु व छोटे शंकु की त्रिज्याएं क्रमशः है। बड़े की R1 व R2 है। ठीक है, वह और यहां से लिख लो, और तिरछी ऊंचाइयां क्रमशः है H1 व H2 है। यहां पे वैसे तिरछी ऊंचाई को आप H लेते हो या L लेते हो?
L लेते हो ना तो ध्यान रखना है यहाँ पे क्या लोगे, L1 व L2 है, L1 व L2 है। तो यहां पर विशेष तौर से माइंड ध्यान रखना, अपना माइंड यहीं रखना, ठीक है। तभी आप भाई आप जब मन लगाइए देखो पढ़ोगे तभी तो आएगा ना। अब मैंने H1 लिख देता तो H1 क्यों, L1 होती है वो तो है ना अपने पास। तो यहाँ पे L1 व L2 है, ठीक। अब आगे अपने पास अपन लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया है अपने पास, एक तो लिखेंगे छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 400 वर्ग सेंटीमीटर, 400 वर्ग सेंटीमीटर। एक तो ये दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया, उनके आधार का व्यास बराबर है, वह दोनों शंकुओं के आधार का व्यास समान है, इसलिए जब दोनों शंकुओं के आधार का व्यास समान है तो इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा, इसलिए R1 बराबर R2 बराबर, क्योंकि यहां पे D1 बराबर D2, चलो आप ऐसे लो D1 बराबर D2, ठीक है। इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा R1 बराबर R2, ठीक है। तो क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं भी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। और यहां से उसको आप मान लो किसके बराबर है, R के बराबर है, दोनों की त्रिज्याएं क्या होगी, R के बराबर होगी, क्योंकि दोनों समान है, ठीक। अब और क्या देखा है, उनका अनुपात, वह या और लिख लो, और तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात छोटे व बड़े। अब पहले बड़ा आएगा छोटा आएगा, यहाँ पे 5 है और 4 है, तो पहले बड़े की देर की है छोटे की देर की है, बड़े की देर की है। तो बड़े शंकु व छोटे शंकु की तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात, तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात बराबर कितना दे रखा है अपने पास, 5:4, 5:4 दे रखा है अपने पास, ठीक है। तो इसलिए अब आप क्या, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, छोटे का दिया हुआ है। तो देखो प्यारे बच्चों आप क्या करो, इनको अनुपातों में लिख लो, यहां अनुपात दे रखा है इसलिए इसको अनुपातों में ही लिख लो, ठीक है। ऐसे लिख लो कि बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिख लो, इसलिए बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ का या छोटे का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला तो एक ही होता है, क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का पाई आर एल, ठीक है। जब बड़ा शंकु है तो उसकी आर कितनी है, आर ही है, और एल L1 है, क्या है L1। तो पाई आर L1 बट्टा पाई आर L2, क्योंकि आर तो दोनों की क्या है, समान है, ठीक है। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, L1 बट्टा L2, ठीक है। L1 बट्टा L2 कितना है, L1 बट्टा L2 5/4। लेकिन यहां बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास नहीं है, छोटे का दे भी रखा है कितना, 400। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 400। तो इसका मान यहां से अपने पास प्राप्त हो जाएगा कि यहां पे आप लिख दो, चलो आप ऊपर लिख लो, ठीक है, चलो यहीं लिख लो, नहीं इसलिए आप लिखेंगे, इसलिए बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा छोटे का कितना दिया अपने पास, 400 बराबर, ये कितना आ गया, L1 बट्टा L2, और L1 बड़े शंकु की L1 कितनी है, 5/4, तो 5/4, ओके। हमें किसका, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप क्या करो, 400 यहां भाग में है, जैसे पक्षांतर करते किसमें हो जाएगा, गुणा में, तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा
बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहां से अपने पास बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 5 गुणा 400/4, 4 से 400 100 बार, कितना आ गया 500, कितना हो गया अपने पास 500, और क्षेत्रफल आया है इसलिए वर्ग, और सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ये हमें प्राप्त हो गया। क्या हो गया, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर, यही क्या इसका उत्तर है। तो आप लिख देना, यहां लिखना है इसके नीचे, बेटा लास्ट में वो लाइन जरूर लिखनी है आपको अपनी नोटबुक में, जब भी इसको उतारो तो आपको नीचे लिखना है, अतः बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर होगा, और लास्ट में उत्तर, ये इसका उत्तर है। ओके प्यारे बच्चों, तो अपना 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन अपने पास क्या है, हमें एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और उसकी त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 7:4, 7:4 दे रखा है, और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 दे रखा है, ठीक है 792। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे उसकी त्रिज्या का मान, क्या, तो इसकी त्रिज्या का मान पूछा गया है। तो सबसे इजी सवाल है, देखो एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई एवं त्रिज्या का, तिर्यक ऊंचाई व त्रिज्या का अनुपात क्रमशः 7:4 है, तथा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास दे रखा है 792 वर्ग सेंटीमीटर, है तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ओके मेरे बच्चों, तो अपने पास शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है अपने, ठीक है। तो बहुत सिंपल सवाल है, देखिए कैसे। सबसे पहले 9 हमें दिया हुआ क्या है, हमें तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, मतलब L/R कितना दे रखा है 7:4, ठीक है। तो अपने पास सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, आप लिखेंगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, शंकु की तिर्यक ऊंचाई व त्रिज्या का अनुपात बराबर कितना देगा अपने पास 7:4, ठीक है। मतलब इसका तात्पर्य क्या हो गया अपने पास, L/R बराबर 7:4, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, L/R बराबर 7/4, ये अपने पास दिया हुआ है। ओके, कोई समस्या यहां तक नहीं ना, हमें L/R बराबर कितना दे रखा है 7/4 में दिया हुआ है, और क्या दिया अपने पास है, और हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर, 792 वर्ग सेंटीमीटर, ये अपने पास दिया हुआ है, ठीक। यहां पर आप शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है वो नीचे लिख दो इसके, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL, क्या होता है, πRL बराबर कितना है 792। अब आपको यहां से ना तो R पता है ना L पता है, ठीक है, ना तो R पता है ना L पता है। तो प्यारे बच्चों यहां से जो अनुपात दे रखा था अपने पास, ठीक है, इससे आप या तो L या R एक का मान निकाला जा सकता है ना। देखो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि यहां से अब अपने पास कुछ नहीं आया तो क्या करेंगे, तो यहां ऊपर या तो L का मान याद कर लो या R का,
जब एल का मान ज्ञात करोगे तो वो आर के पदों में आएगा, या आर का मान ज्ञात करोगे वो एल के पदों में आएगा। मतलब आपके पास केवल एक ही, यहां पर ये दो क्या है, यहां पर दो अचर राशियां, अपने पास दो चर राशियां हैं, क्योंकि आर और एल कैसी हैं, चर, ठीक है, वेरिएबल है, ठीक। तो यहां पर आर और एल दो चर राशियां हैं, इनमें से अपने पास जैसे ही यहां से एक का मान निकालोगे तो अपने पास केवल एक ही चर राशि रह जाएगी और उसका मान अपने पास प्राप्त हो जाएगा। जब एक का मान आ जाएगा आर या एल में से तो दूसरे का मान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कैसे? अब यहां से चलो एल का मान निकाल लो, आर क्या हो जाएगा, गुणा, तो 7r/4, ये किसका मान आ गया अपने पास, एल बराबर 7r/4 निकाल लो। चलिए तो यहां लिखो पाई आर, आर का आर, गुणा एल, एल कितना है 7r/4 बराबर 792। अब हमें मान किसका चाहिए, आर का। पाई का मान हमें पता है 22/7, चलो यहां लिख दो 22/7। ओके, चलिए 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब आगे चलिए आप, ये जो आर गुणा आर है वो तो आर स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर के बट्टे में कितना है 4, पक्षांतर करते ही गुणा में हो जाएगा। 22 किस में है, गुणा में, किस में चला जाएगा, भाग में, तो अपने पास हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 792 गुणा 4/22। कोई समस्या, क्योंकि 22 केवल एक ही था तो 22। अब 2 से करते हैं, पहले 22 से करता है ये, 22 चौक 88, 22 3 66, ठीक है 66, और अपने पास 10 13 132 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, काट दीजिए। देखो 22 3 66, ठीक है 66, शेष बल कितना रहा 13, क्योंकि ये कितना है 79, ठीक है 79 है, तो 79 है, तो अपने पास यहां पर 79 में से अपन यदि 66 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। तो यहां पर फिर 2 उतार सकते हैं, एक उतारते ना अपने एक संख्या, तो कितना हो गया अपने पास 132, 132 में 22 का भाग 6 बार, 22 पंचो 110, 22 6 132, तो 6 बार, ठीक। क्या आ गया 36 गुणा 4, किसके बराबर आ गया, आर स्क्वायर बराबर, ठीक। अब आगे आप करो, हमें बताया 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, कितना हो जाएगा 144, ठीक। तो यहां पे आर स्क्वायर बराबर 144, हमें मान किसका चाहिए, आर का, तो या तो दोनों तरफ क्या ले लो, वर्गमूल, या ये याद रखो कि यहां से स्क्वायर का पक्षांतर करोगे तो वो किस में बदल जाएगा, वर्गमूल में। तो अपने पास यहां से आ जाएगा आर बराबर वर्गमूल 144। तो हमें पता है कि 144 किसका वर्ग होता है, 12 का, तो 144 किसका वर्गमूल हो जाएगा, 12 का, ठीक है, क्योंकि ये वर्ग किसका होता है, वर्ग किसका होता है 144 12 का, तो वर्गमूल किसका हो जाएगा 144 12 का। तो यहां पे r बराबर कितना आ गया अपने पास 12, ठीक है मेरे बच्चों। ओके, यहां पे देखो जब वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों के निशान आते हैं, लेकिन अपन यहां पर लिखते किसका, प्लस का, क्योंकि त्रिज्या यहां पे क्या होती है, धनात्मक की, ठीक। तो यहां पे r बराबर 12। वैसे ध्यान रखना जब अपन अपनी तीसरी प्रश्नावली पढ़ेंगे द्विघात वाले, द्विघात बहुपद, उसमें अपन पोलिनोमियल्स पढ़ेंगे बहुपद, तो उसमें द्विघात समीकरण आएंगे, तो द्विघात समीकरण में अपने पास जब मान आएंगे तो वहां पे दो मान आते हैं, ठीक है, वर्गमूल में, क्योंकि वहां हमें मूल ज्ञात करने होते हैं उसके, ठीक है। तो वहां पर अपने पास क्या होंगे, वहां पर आपको दोनों ही मान यूज करने हैं, यहां पर आपको धनात्मक ही लेना है, r बराबर 12, और किस में है, सेंटीमीटर में, तो यहां पे लिख दो r बराबर 12 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, तो ये क्या आ गई त्रिज्या, अब लिख देना नीचे, अतः शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी, अतः शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी, ये इसका उत्तर है, अतः शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी, यही क्या इसका उत्तर है। ओके मेरे बच्चों, बात करते हैं अपने सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 अपने पास क्या है कि एक 10 मीटर, अपने पास क्या है 9 मीटर, सवाल नंबर 10 जो है उसमें अपने पास है कि 9 मीटर एक ऊंचा शंकुनुमा एक क्या है, टेंट है, उस टेंट के जो आधार की परिधि अपने पास कितनी देर की है, 44, कितनी देर की है, 44 मीटर दी हुई है। तो हमें उस टेंट के अंदर आने वाली वायु का आयतन ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे इजी सवाल है और वैसे अच्छा सवाल भी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पिछले वाले बोर्ड क्लासेस में आया हुआ भी है, ठीक। तो यहां पर पहला अपने पास 10वें सवाल में दे क्या रखा है कि 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार, 9 मीटर ऊंचे शंकुनुमा या शंकु के आकार, शंकुनुमा एक
टेंट, एक टेंट के आधार, टेंट के आधार की परिधि। अब आप ये कैसे कहोगे कि आधार की परिधि, क्योंकि आधार अपने पास शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार, और वृत्त की क्या है, परिधि। अपने पास कितनी दी हुई है, 44 मीटर, 44 मीटर है तो टेंट के अंदर वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। टेंट के अंदर वायु का आयतन, अंदर वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। ओके, सबसे इजी सवाल है, सबसे इजी। हमें वायु का आयतन का मतलब उस शंकु का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कितनी अपने पास वायु आ सकती है। ओके, तो दे क्या रखा अपने पास, ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई कितनी, h 9 मीटर का है। आधार की परिधि, आधार कैसा होता है, वृत्ताकार, मैं आपको बता चुका हूं, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर का मान दे रखा है, इसका मतलब यहां से किसका मान आ जाएगा, आर का। एच दे रखा है, आर अपने पास आ जाएगा, और आयतन हमें ज्ञात करना है। आयतन क्या होता है, बेलन का 1 तिहाई, पाई आर स्क्वायर का 1 तिहाई, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच ही तो चाहिए, दोनों आगे, तो बहुत सबसे सिंपल सवाल है, ठीक है। तो यहां से अपन लिखते हैं, पहले हल लिखेंगे। पहले सबसे पहले दिया हुआ क्या अपने पास दिया हुआ है कि शंकु की ऊंचाई, शंकुनुमा टेंट की ऊंचाई, शंकुनुमा टेंट की ऊंचाई h बराबर कितना है अपने पास, 9 मीटर। ओके, चलिए, वह और क्या देखा है, शंकुनुमा टेंट के आधार की परिधि, शंकुनुमा टेंट के आधार की परिधि बराबर कितना दे रखा है, 44 मीटर। कितना दिया हुआ अपने पास, 44 मीटर, ठीक है। इसलिए अब अपन आधार की परिधि का फॉर्मूला जानते हैं, आधार वर्ताकार और वर्ग की परिधि 2 पाई आर, ठीक है। इसलिए अपने पास क्या हो गया, 2 पाई आर बराबर कितना है, 44 के बराबर। और क्या हो जाएगा, 2 गुणा 22/7 गुणा, ये और का साइन है प्यारे बच्चों, जब आगे बराबर चल रहा हो तो ये और का साइन लगाना होता है, यहां और का वो यहां मत लगाना। कभी कभार आपकी हैबिचुअल ये होती है, आदत ये होती है, या आप ऐसे यहां लगाते हो, यहां लगता है जब ये बराबर हो, तो इस चीज का विषय, इस कंसेप्ट का ध्यान रखना आप, ठीक है। 2 गुणा 22/7 आर कितनी अपने पास है, क्या नहीं है, तो आर आ जाएगी अपने पास बराबर 44। हमें आर का है तो मान ज्ञात करना है, तो ये 2 गुणा 22 तो कहां चला जाएंगे, पक्षांतर होते ही भाग में, और ये भाग वाला गुणा में, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 44 गुणा 7/2 गुणा 22, ठीक है। 22 दूनी 44 से 44 से कट गया, आर बराबर कितना आ गया अपने पास, 7, और सारी इकाइयां किसमें है, मीटर में, तो 7 मीटर। ओके मेरे बच्चों, हमें अपने पास आर बराबर 7 मीटर आ गया। ज्ञात क्या करना है, टेंट के अंदर वायु का आयतन, तो आप लिख दो, इसलिए टेंट के अंदर वायु का आयतन, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्यों, क्योंकि अपने पास टेंट है कैसा, शंकुनुमा, और शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहां से 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर तो 7 गुणा 7, क्योंकि 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार, ठीक है। एच कितनी मेरे पास, 9, तो गुणा 9, ठीक है। 7 से 7 गया, 3 से ये 9 3 बार कट गया, क्या आ गया, 22 गुणा 21, तो गुणा करो, 22 गुणा 21 गुणा कर लीजिए, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 हो गया अपने पास, ठीक है। फिर 21 दूनी 42, और 42 और 4 46, ठीक है। तो कितना आ गया अपने पास, टोटल आ गया 462, और आयतन याद किया इसलिए घने, और मीटर में तो मीटर, घने मीटर। ओके मेरे बच्चों, ये अपने पास आ गया 462 घन मीटर।
किसका मारा है 462 घन मीटर अपने पास इसके अंदर आने वाली वायु का आयतन। तो आप लिख देंगे अतः शंकुनुमा टेंट के अंदर, अतः शंकुनुमा टेंट के अंदर वायु का आयतन बराबर, आयतन 462, ये बराबर की बजाय से लिख दो 462 घन मीटर होगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये अपना सवाल नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 इससे भी इजी है। इससे इजी क्या है, अपने पास सवाल नंबर 11 में क्या दे रखा है, एक शंकु आकार का मतलब शंकुनुमा एक बर्तन है और उस बर्तन की ऊंचाई और त्रिज्या अपने पास दी हुई है। ठीक है, त्रिज्या दी हुई है और उसकी ऊंचाई दी हुई है। त्रिज्या अपने पास 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई उसकी 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उस जो शंकुनुमा बर्तन है उसमें पानी भरा हुआ है और उस पानी को अपन बेलनाकार बर्तन है, ध्यान रखना, शंकुनुमा बर्तन में पानी है, उसको किस में डाला जाता है, बेलनाकार बर्तन में। और बेलनाकार बर्तन जो अपने पास है, उस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या अपने पास दी हुई है और हमसे पूछा गया है कि उस जैसे आपने शंकुनुमा बर्तन का जो पानी आपने बेलनाकार बर्तन में डाला तो उस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों, आपने जितना शंकुनुमा बर्तन में पानी था, इसका मतलब जो शंकु का आयतन था वही तो आपने किस में डाला, बेलन के। तो इसका मतलब जो शंकु का आयतन है और जो बेलन का आयतन है वो दोनों क्या होंगे, बराबर। तो यहां से बेलन की ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगी। सबसे सिंपल सवाल है। ठीक है, तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि शंकुनुमा जो बर्तन है, बर्तन की त्रिज्या व ऊंचाई क्रमशः, त्रिज्या एवं ऊंचाई क्रमशः है, त्रिज्या अपने पास 10 सेंटीमीटर व ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में भरे हुए पानी को बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उडेलने पर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर उडेलने पर। ठीक है, आपने क्या किया, ध्यान से पढ़ना सवाल को। शंकुनुमा बर्तन की त्रिज्या व ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में भरे हुए पानी को बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर में उडेलने पर बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आ गया, मतलब बेलनाकार बर्तन में पानी कितनी ऊंचाई तक आ जाएगा या उस पानी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है बेलनाकार बर्तन में। ठीक है, सबसे सिंपल सवाल है। ठीक है, पानी की तल से ऊंचाई, मतलब ये अपने पास बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई की बजाय वो क्या पूछना चाह रहा है, बेलनाकार बर्तन में तल से पानी की ऊंचाई। बेलनाकार बर्तन में तल से पानी की ऊंचाई। ठीक है, तल से पानी की ऊंचाई, समझ आ गया। मतलब वो उस बेलनाकार बर्तन में कितना पानी, मतलब कितनी ऊंचाई तक पानी आ जाएगा। भाई ऊंचाई तो उसकी कितनी भी हो बेलन की, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें तो उससे तो मतलब है ना कि आपने जितना पानी उस शंकुनुमा बर्तन में था वही पानी आपने किस में डाला, उस बेलनाकार बर्तन में। तो जितना शंकु का आयतन था वही अब 8% में उसकी हाइट कितनी भी हो, लेकिन 8% में जितना पानी आया उतने तक तो आयतन है उसका, वो आयतन बेलन का आयतन, और यहां पर अपने पास किसका, शंकु का आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। इसलिए उसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। वहां तक जितनी ऊंचाई अपन मान के चलेंगे, कहां तक, जितना पानी आया वहां तक की ऊंचाई मानेंगे,
भाई और तो वो कितना भी हो बेलनाकार बर्तन, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितना पानी है वहां तक का आयतन, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन दोनों क्या होंगे, बराबर ही तो होंगे। भाई पानी तो उसमें उड़ेला ना, कोई एक्स्ट्रा पानी काम में नहीं लिया है, ठीक है, अतिरिक्त नहीं लिया है, गिराया नहीं है, बाहर भी नहीं गिरा है, सीधा उसमें उड़ेला है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे इजी सवाल है, शंकु का बर्तन का आयतन और बेलन के आयतन का, जो बेलन का आयतन है, बेलनाकार बर्तन का आयतन है, दोनों का आयतन क्या कर देना, बराबर, ऊंचाई आ जाएगी किसकी, अपने पास बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई। सबसे इजी सवाल है, हल। तो देखो सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया अपने पास, आप लिखेंगे दिया है शंकुनुमा बर्तन की ऊंचाई, शंकुनुमा बर्तन की ऊंचाई, शंकुनुमा बर्तन की ऊंचाई कितनी दी है अपने पास, ऊंचाई h बराबर अपने पास 18 सेंटीमीटर, वह त्रिज्या r बराबर कितनी दी है अपने पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दो दिए हुए, वह और अपने पास बेलनाकार बर्तन, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पर त्रिज्याएं दो हैं, शंकु की भी त्रिज्या है, इसकी भी त्रिज्या है, तो इसको आप r1 ले लो और इसको आप r2 ले लो, ठीक है, त्रिज्याएं, ठीक, त्रिज्या यहां ऊंचाइयां भी दो आएंगी, तो इसकी h1 ले लो और उसकी क्या ले लेना, h2, ठीक है। तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या वो कितनी देर की अपने पास, 5 सेंटीमीटर, हो गया तक। तो आप लिखेंगे चूंकि शंकुनुमा बर्तन, चूंकि शंकुनुमा बर्तन में, शंकुनुमा बर्तन में भरा हुआ पानी बेलनाकार बर्तन में उड़ेलने पर, जैसे आपने शंकुनुमा जो बर्तन में भरा हुआ पानी बेलनाकार बर्तन में उड़ेला, तो इसलिए अपने पास क्या हो गया, बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर शंकुनुमा बर्तन का आयतन, ठीक है। जो बेलनाकार बर्तन का आयतन है और शंकुनुमा बर्तन का आयतन है वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहां से बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, पाई r स्क्वायर h, लेकिन ये r2 और h2 आएंगे, ठीक है, बराबर शंकु का 1/3 पाई r1 स्क्वायर और h1, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपने पास इसकी r1 h1 है और इसकी r2 और h2 है, दोनों और पाई से पाई कट गए, ठीक है। मान रखो यहाँ पे r2 स्क्वायर, तो r2 कितनी अपने पास 5, तो 5 का स्क्वायर गुणा h2 है क्या अपने पास, बेलन की ऊंचाई नहीं है वही तो ज्ञात करनी है हमें, तो h2 यहां पे 1/3 r1 है अपने पास कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणा 10, h1 कितना अपने पास 18, 3 से 18 कितनी बार कट गया 6 बार, ठीक है। मान हमें यहां किसका याद करना है, h2 का, तो ये 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 25 गुणा में है, कहां चला जाएगा भाग में, तो अपने पास हो जाएगा h2 बराबर, ये कितना हो गया 10 100 को 6 से 600 बटा 25, 25 का भाग दो, 25 दूनी 50, 10 शेष पर रहा, 0 आ जाएगा 100 और 25 चौक 100, तो ये आ गया 24, ये क्या आ गई 24, इकाई किसमें है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, तो ये 24 क्या हो गई h2, और h2 किसका मान था, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, ऊंचाई तो थी, तो अतः आप यहां लिख देना कि अतः बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, अतः बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर होगी, मतलब जो पानी की जो तल से बर्तन में तल से पानी की जो ऊंचाई है, तल से बेलनाकार बर्तन है उसकी तल से पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। ओके प्यारे बच्चों, अपने 11 सवाल पूरे हो चुके हैं, थैंक यू।